कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है, जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी एट एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। तो एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है अस्ताना में, और अस्ताना कहाँ लोकेटेड है, तो कजाकिस्तान में। तो ये जो एससीओ है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 9 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि मोस्टली सेंट्रल एशिया में लोकेटेड हैं, और इन लोगों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, जियो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के लिए ये ग्रुप जो है वो बनाया है। तो इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1999 में शंघाई 5 ग्रुप के साथ। वैसे तो 96 में, बट पहला समिट जो हुआ था इसका वो 1999 में हुआ था, शंघाई 5 नाम से। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। फिर 2001 में इसमें दूसरा मेंबर, जो छठा मेंबर था, वो ऐड हुआ। फिर 2017 में इसमें 2 और मेंबर्स ऐड हुए, और 2023 में इसमें एक और मेंबर ऐड हुआ। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 9 मेंबर्स जो हैं वो इस ग्रुप में है, और करीब हर कुछ सालों पे इसका जो है वो समिट होता है। हर ईयर जो है वो इसका समिट होता है, और इस साल वो जो समिट है वो स्केड्यूल्ड है कहाँ, तो अस्ताना में। और अस्ताना कहाँ लोकेटेड है, तो कजाकिस्तान में। तो आप जाकर के घर पे मैप में जाकर देखिएगा कि अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान में कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो समिट होता है इसमें बहुत तरीके के समिट्स होते हैं। तो एक समिट होता है जिसमें कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी इंडिया में हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट होती हैं हमारी प्रेसिडेंट। तो ये जो समिट है इस बार वाला, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स वाला समिट है, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी को विजिट करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो विजिट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको रिप्लेस कर रहे हैं हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी कि मिस्टर एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रीच्ड अस्ताना इन कजाकिस्तान टू लीड द इंडियन डेलीगेशन at the SCO Council of Heads of the State in place of Prime Minister Narendra Modi on July 3 and 4, the Ministry of External Affairs has said। तो यहाँ पर हेड्स ऑफ द स्टेट का जो समिट है वो होने वाला है, और इसको भी हमारी तरफ से कौन लीड करते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर। Leaders of other countries in the Eurasian group newly expanded to include Belarus this year, including Russian President Vladimir Putin, Pakistan PM Shahbaz Sharif, presidents of Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan will be hosted by Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev at the summit। कि कौन कौन इस समिट को अटेंड करने वाला है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। सबसे रिसेंट मेंबर जो है, यानी 2024 में जिनको इंक्लूड किया गया, वो है बेलारूस। ठीक है, तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लैंडेड इन अस्ताना फॉर अ स्टेट विजिट एंड बायलैटरल मीटिंग्स अहेड ऑफ द एससीओ, while Iran president may not be able to attend as the country is in the middle of elections। यानी ईरान के प्रेसिडेंट का भी आना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ईरान में जो है वो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। At the summit, the leaders are expected to review the organization's activities over the past 2 decades and discuss the state and prospects of multilateral cooperation। कि पिछले 2 दशकों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है इंटरनेशनली, उन चीज़ों को रिव्यू करेंगे, और आगे जो हमारा टारगेट कैसा होगा उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ बात हो रही है कि जो एब्सेंस है मिस्टर मोदी का, शायद वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है बाकी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इसके पहले भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कजाकिस्तान हो गया, इन लोगों के साथ जो हमारा मीटिंग था वो पहले भी जो है वो डिले हो गया था, कैंसिल हो गया था। पहली बार हुआ था जब 2022 में इन लोगों को रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया गया था। किनको, तो सेंट्रल एशियन लीडरशिप को इनवाइट किया गया था, और उसको कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। और जुलाई 2023 का जो कोविड-19 का एससीओ का समिट हुआ था, वो भी वर्चुअल फॉर्मेट में कंडक्ट किया था इंडिया ने। तो इस वजह से इस बार भी मिस्टर मोदी का वहां पर प्रेजेंट नहीं होना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है वहां के लीडर्स के लिए।
Given that the next SCO heads of the government meet due to be held in Pakistan later this year and the next SCO summit will be hosted by China in 2025, it remains to be seen whether Mr. Modi will attend the future SCO events as well. तो SCO heads of the state का समिट अभी हो रहा है जो कि अस्ताना यानी कजाकिस्तान में हो रहा है, और इसी साल आगे हम देखेंगे कि SCO हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट का भी समिट होगा जो कहाँ स्केड्यूल्ड है, तो वो स्केड्यूल्ड है पाकिस्तान में, और फिर 2025 में जो ये हेड्स ऑफ द स्टेट का समिट है वो होगा चाइना में। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि आगे भी पाकिस्तान में और चाइना में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समिट अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही जो हमारे रिलेशंस हैं वो एट प्रेजेंट उतने अच्छे नहीं हैं, एंड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अवॉइड करते हैं इन हेड्स ऑफ द स्टेट्स के साथ। तो SCO काउंसिल विल अडॉप्ट द अस्ताना डिक्लेरेशन which is expected to focus on strengthening ties between SCO countries on economic issues, connectivity, fighting terrorism and regional developments। तो अभी ये important नहीं है, लेकिन जब ये अस्ताना डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो जाएगा उसमें अगर कुछ ऐसा बहुत मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है तो ये चीज़ हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो the leaders are also expected to discuss developments in Afghanistan, given that nearly all SCO members are closely engaged with the Taliban regime in Kabul। तो अफगानिस्तान में रिसेंटली हमने देखा था कि पिछले 2-3 सालों में कि वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है आफ्टर, और जो नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटा करके। तो स्टार्टिंग में इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि हम तालिबान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट देन वी रियलाइज्ड कि अभी हमारे पास तालिबान के साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए। तो इंडिया और प्लस बाकी सारे जो मेंबर्स हैं SCO के, हम सबके ही क्लोज टाइज हैं अफगानिस्तान के साथ। तो रिसेंटली अफगानिस्तान में जो भी चीज़ें हुई हैं तालिबान से रिलेटेड उस बारे में भी यहाँ पर बात होगी। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 2001 में पहली बार फाउंड हुआ, जिसमें कि 6 मेंबर्स थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया था। तो स्टार्टिंग में जब ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, अब देखिए मैंने आपको बताया कि शंघाई 5 ग्रुप जो था वो 1999 में उसका पहला समिट हुआ था, लेकिन अगर आप बात करेंगे SCO की तो उसका पहला समिट 2001 में हुआ था। तो ये जो शंघाई 5 ग्रुप है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 मेंबर्स होंगे। कौन कौन? तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ये जो 5 मेंबर्स हैं ये स्टार्टिंग के शंघाई 5 ग्रुप के 5 मेंबर्स थे। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया, 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड किया, फिर 2023 में इसमें ईरान को इंक्लूड किया, और 2024 में इसमें बेलारूस को इंक्लूड किया। लेकिन बेलारूस का अभी फॉर्मल इंडक्टमेंट जो है वो बाकी है, इसीलिए प्रेजेंटली आप उसके वेबसाइट पे भी जाकर के अगर देखेंगे SCO की तो उसमें आपको 9 ही मेंबर्स दिखेंगे, लेकिन बेलारूस को इंक्लूड करने की बात हो गई है। इसीलिए देखिए कि SCO समिट में भी बेलारूस के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो आए हैं। तो हो सकता है कि इस समिट के बाद जो है फॉर्मली ये अनाउंस कर दिया जाए कि बेलारूस जो है वो अब एक फॉर्मल मेंबर बन चुका है SCO का। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो ये बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। तो इस बार का हमारा जो समिट है हेड ऑफ द स्टेट का समिट वो कहाँ हो रहा है? तो अस्ताना में, और अस्ताना कहाँ लोकेटेड है? कजाकिस्तान में। ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का समिट कहाँ होगा? तो वो होगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट ईयर समिट कहाँ होगा? वो होगा चाइना में। और लास्ट ईयर समिट कहाँ हुआ था? भले ही वर्चुअल फॉर्मेट में, वो हुआ था इंडिया में। ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो होस्ट था वो था इंडिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है बिहार गवर्नमेंट मूव्स SC अगेंस्ट HC ऑर्डर क्वैशिंग 65% कोटा। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि जो पटना हाई कोर्ट है उन्होंने जो हमारा बिहार गवर्नमेंट का जो लॉ था कि 65% रिजर्वेशन देंगे हम गवर्नमेंट जॉब्स में और एडमिशन्स में, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया था गवर्नमेंट ने।
सॉरी हाई कोर्ट ने। तो इस हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अब गवर्नमेंट ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि कोर्ट का क्या कहना था, पटना हाई कोर्ट का, कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्लस आप यहाँ पर अगर कास्ट सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देते हैं तो उसमें जॉब्स में उतना प्रोपोर्शन है कि नहीं है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली यही चीज है कि यहाँ पर अब आपका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट्स जो हैं वो हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। प्लस जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस के बेसिस पर जो रिजर्वेशन मिला है, इसको कैसे मिला, क्या क्या इसमें लॉज यूज किए गए, कौन से आर्टिकल के तहत ये किया गया, प्लस इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, आगे हम इस चीज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बिहार सेंसस, बिहार कास्ट सेंसस जो हुआ था लास्ट ईयर, उसके बेसिस पर यहाँ पर रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए थे, और टोटल रिजर्वेशन जो था वो 65% हो गया था। और इसमें अगर हम ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर देते हैं तो 75% सीट्स जो थे वो रिजर्व कर दिए गए थे। तो द बिहार गवर्नमेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द पटना हाई कोर्ट डायरेक्टिव to set aside the increase in the state's reservation for disadvantaged communities from the existing 50% to 65%. This is the quota for SCs, STs, extremely backward classes and OBCs in government jobs and educational institutions. Following the release of the caste-based survey report in 2022, the government had decided to increase the quota from 50% to 65%. और इसी के बाद PIL जो है वो फाइल किया गया था, किस ग्राउंड पर, तो वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, इस ग्राउंड पे जो है, और ये जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है, तो इस ग्राउंड पे आपका अपील किया गया था। और ये भी है कि देखिए इंदिरा साहनी जो केस था 1992 या 1993 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कैप लगाया था, एक लिमिट लगाया था रिजर्वेशंस पर कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस हम नहीं दे सकते। तो द सुप्रीम कोर्ट हैड इम्पोज्ड अ 50% कैप ऑन रिजर्वेशन इन द इंदिरा साहनी केस। द पटना हाई कोर्ट that the state's said that the state's decision was taken on the basis of proportion of castes। तो पटना हाई कोर्ट का कहना था कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो कास्ट के पॉपुलेशन के बेसिस पे लिया गया है, ना कि इस बेसिस पे कि जॉब्स में जो ये कास्ट हैं उनका प्रपोर्शन कितना है। Appearing for the government, Advocate General P.K. Shahi insisted that the quota hike was due to lack of adequate representation of these classes। ये गवर्नमेंट का है स्टैंड कि ये जो इंक्रीज किया गया रिजर्वेशन में वो इसलिए क्योंकि इन क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलता है, इस वजह से। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एडवोकेट जनरल पीके शाही, क्योंकि बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, तो उनका नाम है पीके शाही। और फ्रीक्वेंटली अभी इनका न्यूज़पेपर में आप नाम देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो ये ग्राउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। उसके बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया था रिजर्वेशंस पर। ठीक है, तो ऐसे और भी पुराने जो जजमेंट्स हैं, जैसे हरियाणा में जो ये रिजर्वेशन दिया गया था जाट्स को, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है। महाराष्ट्र में जो मराठास को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था। तमिलनाडु का भी एक रिजर्वेशन लॉ है जिसमें कि 69% के अराउंड रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि वैलिड है इवन आफ्टर बीइंग गेटिंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी होंगी, ताकि जब आंसर्स आप लिख रहे हो तो उसको एग्जाम्पल्स में कोट कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाई 2028-29। तो इंडियन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है
वो रेडी हो, उसका प्रोटोटाइप जो है वो 2028-29 तक रेडी हो जाएगा। तो एज द प्रोजेक्ट फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट advanced medium combat aircraft makes progress, the defense ministry is working out a model for bringing in the private sector in a big way, which is important for timely execution of the project according to official sources। कि अभी तक ये जो भी डिजाइन और ये सारी चीजें हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो पब्लिक कंपनीज या गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही थी, बट अब प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो करने की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2028-29। So the advanced medium combat aircraft project is particularly critical as India's only 5th generation aircraft, fighter aircraft, that is planned for induction at a time when a series of such FGFA development projects are making progress worldwide। और worldwide में हमारे लिए important हो जाता है चाइना और पाकिस्तान। तो यहाँ चाइना के बारे में लिखा है कि चाइना विच हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैज रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ट्विन इंजन J-20 FGFA इन तिब्बत बॉर्डरिंग इंडिया। और ये इंडियन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि तिब्बत जो है वो इंडिया को बॉर्डर करने वाला एरिया है, और वहां पर अगर चाइना जो है वो अपना ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लगाता है तो ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए थोड़ी खतरे की घंटी हमें दिखाई देती है। तो द AMCA प्रोजेक्ट गॉट सैंक्शन फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन मार्च 2024 and it is envisaged as a 25-ton twin engine stealth aircraft with internal weapons bay and diverterless supersonic intake which has been developed in India for the first time। ये उसके कुछ फीचर्स हैं कि इसमें ये जो है वो इंटरनल वेपन्स के साथ रहेगा, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक रहेगा। तो अब ये जब डेवलप हो जाएगा तब इसके फीचर्स जो हैं वो आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस साल भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो कौन सा है। तो एट प्रेजेंट इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और उसी को हम आगे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज intended to have an internal carriage of 1500 kg of payload and 5500 kg of external payload with 6500 kg of internal fuel। तो अब ये जब डेवलप हो जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा इंडिया की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है हमारा डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन AI एरा। यहाँ बात हो रही है जेनरेटिव AI की। तो यहाँ जो है ऑथर कह रहे हैं कि जेनरेटिव AI को हम कैसे यूज कर सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि जस्टिस डिलीवरी, जो हमारा लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं जेनरेटिव AI को। So the Shreya Singhal judgment provided intermediaries with immunity for content hosted by them as long as they met due diligence requirements। श्रेया सिंघल का एक जजमेंट आया था जिसमें कि कोर्ट का ये कहना था कि जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब जो है वो इंटरमीडियरीज हैं, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करी थी जब तक वो लोग ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तब तक। हाउएवर द क्लासिफिकेशन ऑफ जेनरेटिव AI टूल्स रिमेन्स कंटेंशियस। अब जेनरेटिव AI जैसे कि चैट GPT जो आपको कंटेंट जेनरेट करके देता है, तो अब चैट GPT से मान लीजिए आप कुछ सवाल पूछते हैं और वो कुछ ऑफेंसिव रिस्पॉन्स दे देता है ना। जैसे कुछ अगर हम रिसेंटली कुछ ऐसा केस आया था कि पूछा गया था कि इज मिस्टर नरेंद्र मोदी अ फैसिस्ट, ये जेमिनाई से पूछा गया था जो गूगल का AI सिस्टम है, जिसमें उसने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया था कि दैट शोड कि मिस्टर मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ फैसिस्ट, जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं है, क्योंकि फैसिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है कंपेयर्ड टू जो हमारी प्रेजेंट आइडियोलॉजी है उससे, जो गवर्नमेंट की प्रेजेंट आइडियोलॉजी है उससे। तो अब ऐसी चीजें, अब यहाँ पर आप किसको कल्प्रिट होल्ड कर सकते हैं? क्या आप गूगल को एज कल्प्रिट होल्ड कर सकते हैं? क्या जेमिनाई को एज कल्प्रिट होल्ड कर सकते हैं?
या जिस पर्सन ने वो क्वेश्चन पूछा उसको एज अ कल्प्रिट होल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ अब इंटरमीडियरीज को तो यहाँ पे इम्यूनिटी दे दिया गया, लेकिन ये जो जेनरेटिव एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, उनका क्या स्टेटस है इस पूरे लॉ में, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सम आर्ग्यू दैट दे शुड बी ट्रीटेड लाइक सर्च इंजन्स, while others believe that they function more like third-party websites, thereby impacting their liability. तो अब एक क्वेश्चन है, तो कुछ लोग उसके फॉर में बोलेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। तो जो फॉर वाले हैं कि इनको जो है वो एक प्रॉपर पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए, वो कहते हैं कि ये जो है वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के जैसा एक्ट करता है, जिसमें कि अब कोई भी वेबसाइट है, मान लीजिए विकिपीडिया है या कोई भी वेबसाइट हम ले लेते हैं, उस पर अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखा है तो उस पूरी वेबसाइट का कंट्रोल जो है वो किसी ना किसी के पास होता है। तो अब जिसके भी पास उसका कंट्रोल है वो ही उसमें डेटा एंटर कर सकता है। अब वो जो डेटा एंटर करेगा उसके लिए लायबिलिटी किसी को तो होल्ड करनी पड़ेगी। बट यहाँ बात जो ऑपोजिट साइड में लोग हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सर्च इंजन का काम कर रहा है। अब अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल आपको मल्टीपल वेबसाइट्स का लिंक दिखाता है। अब उसमें अगर किसी वेबसाइट में कुछ ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन होता है तो उसके लिए आप गूगल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो वही यहाँ कहना है कि ये जो जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी अलग अलग जगहों से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है वो उसको स्टडी करके आपको एक प्रॉपर आंसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और उनका अपना इनपुट उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अब यहाँ दूसरा जो इशू आता है वो होता है कॉपीराइट का। तो सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 डज नॉट क्लियरली एक्सटेंड टू द वर्क्स जनरेटेड बाय एआई, कि एआई का डेटा अगर हम यूज करते हैं, एआई के द्वारा जनरेट की हुई चीजें अगर हम यूज करते हैं तो उस पर हम कॉपीराइट के चार्जेस नहीं लगा सकते। एंड दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी अबाउट हु होल्ड्स कॉपीराइट इन एआई जनरेटेड कंटेंट। कि अगर हम ये बोलते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए हम एआई को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और दूसरी तरफ एआई जनरेटेड कंटेंट पे हम कॉपीराइट नहीं देते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अगर उस पर कॉपीराइट नहीं है क्योंकि वो किसी ने भी जनरेट नहीं किया है एज इन स्पेसिफिक, तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी जो हैं या क्रिमिनल लायबिलिटीज भी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। There is a need to determine whether recognition should extend to the user, the programmer or both. किस पर हम ये जो चार्जेस हैं वो लगा सकते हैं वो यहाँ पर डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ 15th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि करंट एक्ट इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल एआई जनरेटेड वर्क्स रेजिंग सिग्निफिकेंट लीगल चैलेंजेस। तो अब हमें जो करंट एक्ट है हमारा, कॉपीराइट एक्ट हो या डिजिटल से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हों, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो पहला है राइट टू इरेजर एंड राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अगर कोई चीज़ मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मेरे पास ये पावर होना चाहिए कि उसको हम इरेज करवा सकते हैं या नहीं, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे ऑफेंसिव लग रही है तो उसको इरेज करने का पावर जो है वो मेरे पास होना चाहिए। सेकेंडली, राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर हो गई, अब उस इन्फॉर्मेशन की 10 साल के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट करना भी ज़रूरी है। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2023 का, इंट्रोड्यूसेस दैट rights that allow individuals to request deletion of their data. However, the implementation of these rights is complicated when it comes to AI, क्योंकि once an AI model is trained on data, erasing that data does not remove the learned information from the model. कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो DPDP का एक्ट आया था 2023 में, उसमें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे रिलेटेड कोई ऑनलाइन डेटा जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम बात AI की करते हैं तो AI में अगर हम उस डेटा को रिमूव भी कर देते हैं तब भी वो जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है उसके दिमाग से या उसका जो सिस्टम है उसमें से ये डेटा नहीं निकलता है। एंड दिस रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट द कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन once it has been integrated into the AI models.
तो अब हमें एक फेज्ड अप्रोच की ज़रूरत है। यहाँ जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि एक फेज्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें पहला स्टेप हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। तो recommends granting temporary immunity to generative AI platforms to encourage innovation and responsible development, कि कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उनको हम टेम्पररी इम्यूनिटी दे सकते हैं ताकि अभी इनको अकाउंटेबल ना होल्ड किया जाए, लेकिन उस टेम्पररी इम्यूनिटी के पीरियड में जो भी गलतियां होंगी उसको आइडेंटिफाई करके उसको सुधार करने की कोशिश की जाए। सेकेंड है डेटा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, stresses the importance of clear guidelines for data acquisition and proper licensing and compensation for the intellectual property used in AI training, कि डेटा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड भी क्लियर रेगुलेशंस, लॉज जो हैं वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। Then comes licensing challenges, points to the need for a licensing framework for data similar to those in the music industry to ensure data integrity and track bias and discrimination in AI outputs। अब देखिए कि AI को यूज करके बहुत सारे वॉइसेस क्रिएट किए जाते हैं, नया म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। अब बहुत सारे सीरीज वगैरह में भी इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि बहुत सारा म्यूजिक जो है उसको ले करके एक नया गाना क्रिएट किया जाता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने सारे इनपुट्स से। तो क्या वैसे में लाइसेंस से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं, इसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती हो और एक रोबस्ट और अडेप्टिव लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाती है। अडेप्टिव यानी कि समय के साथ चेंज होने वाला। दिस होलिस्टिक अप्रोच aims to address the myriad challenges posed by the AI technology, balancing innovation with the protection of user rights, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनोवेशन को थ्रॉटल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बैलेंस जो है वो हमें बनाने की ज़रूरत है, जहां एक तरफ इनोवेशन होगा और दूसरी तरफ हमारा यूज़र का राइट्स होगा। और ये जो बैलेंस है ये इंडिविजुअल्स अपने आप नहीं बना सकते हैं, ये बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक यानी मेटा हो गया, या हमारा एक्स हो गया यानी ट्विटर हो गया, इन सब कंपनीज जो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं इनको स्टेप इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर जो रिसोर्सेज होने चाहिए या जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए शायद ना हो। और मोर ओवर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है। ये जो चैलेंजेस देखने को मिल रही हैं वो किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, वो बहुत जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो बड़ी बड़ी जब समिट्स होती हैं जैसे G20 हो गया या UN में जा करके हम इस चैलेंजेस से रिलेटेड बात कर सकते हैं ताकि एक बेटर और रोबस्ट फ्रेमवर्क जो है वो हमें मिल सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल है फ्रांस इंडिया स्टडी पार्टनर इन ग्रीन ग्रोथ, और यहाँ बात हो रहा है इंडिया और फ्रांस की जो ग्रीन पार्टनरशिप है उससे रिलेटेड। तो ऑन जुलाई 14, 2023, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced the partnership for the planet as part of the India-French Horizon 2047 रोड मैप, कि ये पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट जो है वो इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर के प्लान किया है या जो है साइन किया है, जो कि 2047 तक हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी इन मैटर्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट उस पर फोकस करता है। तो दिस पार्टनरशिप focuses on climate change, biodiversity, health and environment. The partnership aims to find sustainable solutions for global and local green transitions, highlighting initiatives like the International Solar Alliance. ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें भी इंडिया और फ्रांस जो थे वो की प्लेयर्स थे। तो यही जो आर्टिकल है यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि इंडिया और फ्रांस की अगर हम ग्रीन पार्टनरशिप देखें तो वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको हम और ज़्यादा कैसे लेवरेज कर सकते हैं यहाँ पर उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी का, जो कि है AFD ग्रुप,
या AFD जो फ्रेंच लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि AFD ग्रुप फ्रांस इंटरनेशनल आर्म फॉर डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग इंडियाज sustainability goals. Since 2008, AFD has committed to more than 4 billion euros for nearly 100 projects in India, and these projects include climate change mitigation, sustainable urban development, biodiversity conservation and the reduction of inequalities. कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फील्ड्स जो हैं, उस पर इंडिया और फ्रांस जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और इसमें AFD का यानी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि 2008 में इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी। तो ये जो AFD है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो फंडिंग को इंक्लूड करती है, जो कि इंडियन पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स दोनों को ही फंड करता है, with a significant portion of their portfolio addressing climate change and gender equality. तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, ओवरऑल इन्वायरमेंट, तो ह्यूमंस भी उसमें इंक्लूड होते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जेंडर इक्वालिटी उसका एक बहुत बड़ा पिलर होता है। तो रिसेंट AFD अप्रूवल्स क्या क्या है? In 2023 alone, AFD approved 4 loans in India totaling nearly 400 million euros aimed at climate change adaptation, boosting disaster risk management capacities and improving water management and sanitation. Specific projects include $112 million euros investment in the farmer-led organization Sahyadri for increasing agriculture yields and the use of pesticides. तो अब जब आपको कभी इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये पूरे आंसर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको आप कोट कर सकते हैं बहुत इजीली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो इंडिया और फ्रांस का है, हो सकता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड हो। 10 मार्कर जो क्वेश्चन है वो इससे पूछा जा सकता है कि इंडिया और फ्रांस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे कमेंट करिए, तो उसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो लिखनी होंगी। Another project focuses on water management in Rajasthan to create better conditions for wildlife and local communities. और ये जो है वो public projects हैं और कुछ private projects भी हैं, जैसे AFD also supports private sector led projects such as Proparco's investment in India's first international equity investment in agriculture. Other projects include healthcare and affordable housing to improve living conditions and promote sustainable डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इंडिया और फ्रांस जो है वो कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और फ्यूचर में हम कैसे और कोलैबोरेट कर सकते हैं? तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप टू ग्रो, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन. Joint efforts in biodiversity protection and sustainable development are highlighted. The partnership's role in promoting innovative ideas and sustainable solutions is seen as crucial for the future, with an emphasis on inclusion of wide range of stakeholders and beneficiaries. तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो है वो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि क्वेश्चन है कमेंट ऑन द growing significance of Indo-French sustainable development partnership. 10 marks, 150 words. Comment on the growing significance of Indo-French Sustainable Development Partnership. ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट न्यूज या लास्ट एडिटोरियल पर, जो कि है इज द बैड लोन प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो यहाँ हम समझते हैं कि बैड लोन जो है वो कहते किसको है। तो बैड लोन यानी खराब कर्ज, है ना। तो जो लोन जो है वो रीपे नहीं हम कर सकते हैं इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम,
उसको हम बोलते हैं बैड लोन। इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वैसे एसेट्स जिनका कि अब रिटर्न देने का कोई संभावना नहीं है उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों एसेट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि लोन्स जो होते हैं वो बैंक्स के लिए एक एसेट होते हैं, क्योंकि उससे उनको रिटर्न मिलता है। तो जहां से रिटर्न मिलने की संभावना खत्म हो जाती है वैसे लोन्स को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। So until the mid 2010s, Indian banks predominantly lent to large industries. However, many such loans turned into bad loans or the NPAs. कि 2010 वाला जो एरा था, 2010 से 2020 वाला, या हम कह सकते हैं 2015 तक, उसमें जो मैक्सिमम लोन्स की जो लेंडिंग होती थी वो इंडस्ट्रीज के लिए होती थी, और ये इंडस्ट्रीज को दिए हुए लोन्स जो हैं थे वो बहुत जल्दी एनपीए हो जाते थे, और एनपीए का जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया में। तो द आरबीआई कंडक्टेड अ रिव्यू इन 2015 रिवीलिंग सिग्निफिकेंट एनपीएज इन इंडस्ट्रियल लोन्स, लीडिंग टू मेजर्स लाइक द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड इन 2016 टू एड्रेस द इशू। तो अब करंट जो है कि करंट स्टेट क्या है एनपीएज का इंडिया में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो the Financial Stability Report of June 2024 indicates that gross NPA ratio is at a decadal low of 3.1% as of March 2024। यानी पिछले 10 सालों में सबसे कम NPA का जो रेशियो है वो अभी हुआ है, जो कि 3.1% है मार्च 2024 में। तो the gross NPA ratio for personal loans has been steadily decreasing, reaching 1.2% in March 2024, the lowest across various sectors। और उसमें भी अगर हम सेक्टर वाइज जो कंपैरिजन देखें तो पर्सनल लोन का जो ग्रॉस एनपीए है वो सबसे कम है, जो कि है 1.2%। बट यहाँ जो है अब बात हो रही है कि क्या ये जो इंडस्ट्रीज का जो एनपीए था वो अब इंडिविजुअल्स पे शिफ्ट कर रहा है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लेंडिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। Following the reduction of industrial NPAs, banks have increasingly focused on lending to individuals. As a result, there is a notable increase in personal loans, including retail loans such as home loans, credit card loans, and similar products. तो अब जब ये चीजें हो रही हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे concerns भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो despite the overall improvement, RBI is cautious about signs of financial stress in the recent personal loan data, which show high slippages and delinquency। स्लिपेजेस क्या होते हैं और डेलिंक्वेंसीज क्या होती हैं? तो जो लोन का रीपेमेंट का चांसेस जो है वो कम होते जाता है उसको हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो स्लिपेजेस फ्रॉम रिटेल लोन्स अकाउंट फॉर ओवर 40% ऑफ फ्रेश एनपीएज, इंडिकेटिंग अ ग्रोइंग कंसर्न इन दिस सेगमेंट। और ये डेलिंक्वेंसी ट्रेंड्स क्या हैं? तो डेलिंक्वेंसी लेवल्स फॉर पर्सनल लोन्स अंडर ₹50,000 आर अलार्मिंगली हाई, especially in small finance banks and NBFC fintechs। Persistent delinquency in this segment could pose a risk to overall financial stability। कि भले ही उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल लोन्स लेंड किए जाते थे तब जो एनपीएस था वो बहुत बड़ा होता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोन्स बहुत बड़े अमाउंट के होते थे। बट अभी जो है वो पर्सनल लोन्स पे अगर हम डिफॉल्ट करते हैं और उसको हम पे नहीं करते हैं तो भले ही वो एक पर्सन के लिए वो अमाउंट बहुत छोटा हो, जैसे मैंने अगर लिया 50,000 का लोन तो उसको अगर मैं रीपे नहीं कर पाई तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत वो नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे 50-50 हज़ार करके अगर 100 लोग आ जाए तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे करके अगर बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करने लगे तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होगा। तो while the Indian banks have improved their health by reducing industrial NPAs, the increasing focus on personal loan has brought new challenges, and RBI remains vigilant about the rising slippages and delinquencies in personal loans, especially in smaller financial institutions। और इनको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो एनपीएस जो हैं उनको मिनिमाइज करना है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या इंडिविजुअल सेक्टर में हो, इनको मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्योंकि आजकल जो लोन्स मिलना है वो बहुत इजी हो गया है। तो लोगों का अगर लोन देने से पहले प्रॉपर बैकग्राउंड चेक और सब कुछ चेक किया जाए, उसके बाद ही जाकर के जो लोन की लेंडिंग है वो की जाए।
तब जाकर के कहीं ये जो एनपीए का प्रॉब्लम है इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो अभी तो ये जो हमने अचीवमेंट किया है 3.1% का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आगे और स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे जो न्यूज़ एनालिसिस का प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और वहां जाकर के आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी जो प्लेलिस्ट हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।